बुलेटिन की शुरुआत 5 के पंच में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के अगले महीने भारत दौरे को लेकर करेंगे। पाकिस्तान के प्रदेश मंत्री आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत का दौरा करने वाले हैं। वो 4 और 5 मई को भारत का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर यह पहली यात्रा होगी। अब तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व हुआ है। बिलावल भुट्टो यहां गोवा के एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये देखना अहम होगा कि क्या गोवा में एससीओ के अलग भारत पाक द्विपक्षीय बात होगी या नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद ये किसी पाक नेता की पहली भारत यात्रा होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों एससीओ की बैठक चल रही है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers. और भारत वर्तमान समय में एससीओ का अध्यक्ष है और भारत अपनी एससीओ के तहत मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को भी न्योता भेजा था और अब पाकिस्तान की तरफ से इस पर यह घोषणा की गई है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इस बैठक में भारत आएंगे और जाहिर है कि ये पाकिस्तान के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है ये पाकिस्तान के अपने हितों के लिए लिया गया एक अच्छा निर्णय है। पाकिस्तान वर्तमान समय में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सामरिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन जहां तक इस विजिट के संदर्भ में और भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में इस विजिट की बात है तो मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय संबंधों में कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान को ये बार बार स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहाल नहीं करेगा। तो एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमने सभी देशों को न्योता भेजा है। हम एक कामयाब बैठक की उम्मीद करते हैं। किसी एक देश की भागीदारी पर टिप्पणी करना सही नहीं। आपको बता दें कि 4 और 5 मई को गोवा में बैठक है। एजेंसी के तहत हमने सारे एससीओ मेंबर स्टेट्स को इनविटेशन दिया था, न्योता दिया था उसके आने के लिए और गोवा में मीटिंग है एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 4 से 5 मई और हम अपेक्षा करते हैं कि ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहेगी पर किसी एक देश की भागीदारी पर ध्यान देना इतना उचित नहीं होगा। देश की भागीदारी पर ध्यान देना या फिर उस पर कमेंट करना उचित नहीं है, ऐसा एमईए की तरफ से बयान आया है। डॉक्टर मीना सिंह रॉय जो कि एक्सपर्ट हैं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उनसे हम बातचीत करेंगे कि मौजूदा वक्त में एससीओ की इस बैठक को किस तरह से देखा जाए। तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को न्योता पहले ही दे दिया गया, जैसे कि एमईए का आधिकारिक तौर पर बयान दर्शकों को से कुछ देर पहले हमने सुनाया। डॉक्टर मीना साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मौजूदा वक्त में और मौजूदा परिदृश्य में एससीओ की इस बैठक को किस तरह से देख रही हैं आप और इस बैठक की कितनी अहमियत है। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जो एससीओ की समिट है और उसमें इंडिया के चेयरमैनशिप का सवाल है जी। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने फ्लोट किया था 2018 के समिट में वो था सिक्योर जी, जिसका मतलब है एस का मतलब है सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से उनका मतलब है कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू से मतलब है यूनिटी और आर से मतलब है सभी के लिए मतलब रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी और ई का मतलब है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन।
तो देखिए, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है एससीओ के समिट मीटिंग को लेकर, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सारे मुद्दों को लेके आगे चल रहे हैं, जो कि इस दुनिया के प्राइमरी चैलेंजेस हैं, रीजन के जो चैलेंजेस हैं, और जिस तरह से हम उसे देख रहे हैं। तो जो एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट है, जो गोवा में होने वाला है, और ये एक मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है जिसको हम उस तरह से देखते हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एशियन कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हालात इस समय हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको अगर आप रखेंगे अपने उसके ऊपर, मतलब उस हिसाब से भी एससीओ का जो ये समिट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से फूड सिक्योरिटी के इश्यूज, किस तरह से यूक्रेन और क्राइसिस के बाद इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इशू है, तो उस हिसाब से ये रीजनल जो इनिशिएटिव है उसको जो भारत चाहता है कि हम मिलजुल के रीजन वाले उसको आगे देखें जी। और उस हिसाब से जो आपने बात, चूंकि हम बात एससीओ की कर रहे हैं, उस पर आप प्रतिक्रिया, राय जाहिर कर रही हैं और साथ ही बता रही हैं कि इसकी अहमियत क्या है एससीओ की होने वाली बैठक की। तो दर्शकों को हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। मीना साहिबा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हम दर्शकों से इस वक्त इंफॉर्मेशन भी साझा कर रहे हैं, तो यहाँ बताना भी जरूरी है कि एससीओ की स्थापना की अगर बात करें तो 2001 में हुई थी। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। जब कहा यह जाता है अमीर की तरफ से कि तमाम सदस्य देशों को हमने न्योता भेज दिया है, तो इसमें सदस्य कौन कौन है, अब इसको बता देते हैं। 8 सदस्य एससीओ के अंदर हैं, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सदस्य राज्य हैं जो गोवा में होने वाली 4 और 5 मई की बैठक में शिरकत करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन किन बातों पर चर्चा होगी। तो जैसा कि आज की अगर हम मीना रॉय जी बात करेंगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आज आपात स्थिति के हवाले से, आज एससीओ के हवाले से बैठक की है और उसमें ये कहा है कि कुछ वर्षों में एससीओ के क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए भी जब बैठक होगी 4 और 5 मई को, तो इस पर भी सोचा जाएगा, चिंतन और मनन किया जाएगा? देखिए, जहां तक मैंने बोला, जो सिचुएशन है इस समय और जो इमर्जिंग क्राइसिस हैं इस समय, उनके वो मुद्दे जरूर उठेंगे। और जहां तक मतलब ये सवाल उठता है कि उसमें से निकल के क्या आएगा, तो वो मेरे ख्याल से बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि किस तरह से सारे एससीओ मेंबर्स जो हैं किस तरह के इनिशिएटिव को लेके आगे सोच रखते हैं और किस तरह से वो उसको डील करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल से मुद्दों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप किस तरह से मिलजुल के उन चैलेंजेस को आप एड्रेस करेंगे। जी बिल्कुल, काफी अहम बात आप ये कही कि आपने कहा कि एससीओ की बैठक में शामिल होना और शामिल होकर बातचीत करना, बातचीत होने के बाद हल क्या निकल रहा है। अगर कोई परेशानी है, प्राकृतिक आपदा है या फिर आर्थिक संकट है, किसी तरह की परिस्थिति है इन देशों में, तो उससे निकलना कैसे है, उभरना कैसे है, इस पर हमें ध्यान देना होगा और देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं इस जिम्न में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय जाहिर करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इसी से जुड़ी हुई खबर है क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं तो दिखाना भी जरूरी है। एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत दौरे पर आने वाले हैं, जिस पर मेजर जनरल ध्रुव कटोच ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इस बातचीत में कहा कि इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की बाइलेटरल मीटिंग होने की संभावना नहीं है। इससे पहले हम आपको ये बता रहे थे कि हो सकता है कि बाइलेटरल मीटिंग होगी, तो अब एक्सपर्ट्स की राय अगर माने तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सवाल ही नहीं उठता। एससीओ की मीटिंग में, एससीओ की मीटिंग में भारत पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल विषयों पर भले ही चर्चा ना हो, लेकिन आतंकवाद का विषय जरूर उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के मंत्री एससीओ की मीटिंग में नहीं आते हैं तो दुनिया की नजर में जाता है कि वो भाग रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनको देखकर नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो के हिंदुस्तान आने से दोनों देशों के बीच के रिश्तों की बर्फ पिघलेगी।
2019 के बाद पहली बार होगा कि धारा 370 हटने के बाद कोई पाकिस्तान से राजनेता, खासतौर पर विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। एससीओ के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। इस पर खास बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच जी। अभी जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इस समय पर इश्यूज चल रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई उस चीज के ऊपर कोई बात हो। ये जो भी डिस्कशंस होंगे इस समय पर मुझे लग रहा है ये सिर्फ जो एससीओ के साथ रिलेटेड है वही डिस्कस किए जाएंगे। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मामले चल रहे हैं, जैसे कि जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है या कोई और मुद्दा चल रहा है, ये इस विजिट के, इस बिलावल भुट्टो के विजिट के दौरान मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चर्चा होगी। सर, लेकिन बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं, हालांकि एससीओ के शिखर सम्मेलन में वो प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन क्या भारत को उस एससीओ शिखर सम्मेलन में ये विषय उठाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद बड़ा मुद्दा है और पाकिस्तान से हम काफी सालों से जूझ भी रहे हैं। एससीओ के बीच में टेररिज्म की बात हो सकती है, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेटेड नहीं होगी। तो अगर ये, क्योंकि सब विदेश मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात हो सकती है कि टेररिज्म को अगर आप इसको होलिस्टिक के तौर पर लिया जाए, इसको किस प्रकार से रोक दिया जाए। लेकिन 1-to-1 विषय की पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है और वो कैसे रोकेगा, ये विषय इस दौरान मुझे नहीं लगता है ये आगे आने वाली है। आखिरी बात मुझे लगता है, क्योंकि इस समय पर जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये मुझे लगता है ये पूरे सभी खास करके एशिया को ये बहुत एक तरफ से मैं समझता हूँ हमारा सबका कंसर्न है। इसमें कीमतें चढ़ गई है, तेल की कमी हो रही है, और वैसे ही जब टेंशन एक जगह पर होता है तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध को किस प्रकार से रोका जाए, हो सकता है एससीओ में इसमें भी बातचीत। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर हिमाचल प्रदेश से है। 5 के पंच में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से दे रहे हैं। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कार्यों को बताया है इस्तीफे की वजह, जेपी नड्डा को इस्तीफा सौंप दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके जरिए जो कहा गया है कि वो निजी कारण के जरिए निजी कारण की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। ये इस्तीफा उन्होंने जेपी नड्डा को सौंप दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनाव का जहां बिगुल बज चुका है, जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी दांव पेच में मशगूल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खबर आ रही है कि हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस इस्तीफे की वजह क्या है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। दूसरी तरफ और एक बात यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव की अगर हम बात करें शिमला नगर निगम चुनाव की, तो इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को झटका कहीं न कहीं इस रूप में लगा है कि जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसीलिए किसी और को इस चुनाव का जिम्मा दिया गया है। और सवाल ये उठता है कि प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का अध्यक्ष ही अगर इस्तीफा दे दे तो चुनाव के हवाले से और चुनाव की रणनीति और चुनाव प्रचार पर क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये कई तरह के सवाल हैं। बहरहाल खबर ये है कि हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच इस्तीफा दिया है, जो कई सवालों को जन्म देता है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आखिर वजह क्या है, क्योंकि शिमला नगर निगम का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के सर पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा देना कई सवालों को जन्म देता है। राजेंद्र,
बिल्कुल, और ये सिर्फ ईटीवी न्यूज़ 18 के पास इस वक्त ये बड़ी खबर है कि ये इस्तीफा सुरेश कश्यप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है। हालांकि अभी भाजपा की तरफ से आधिकारिक पुष्टि इसकी होनी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है। जेपी नड्डा के पास मिलने सुरेश कश्यप गए थे और न्यूज़ 18 को पहले से इस बात का अंदेशा था और लगातार हम फॉलो उनको कर रहे थे, और जैसे ही उनके पास गए, उनसे मिलके जब वापस लौटे तो फिर ये पूरी बात का खुलासा हुआ कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। और पहले ही कयास इस बात के लगाए जा रहे थे क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं और ऐसे में सुरेश कश्यप दोबारा से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। उनको इसीलिए पार्टी फ्री करना चाह रही थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, अधिकांश चुनावों में नतीजा भाजपा के फेवर में नहीं रहा है, तो ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में लगातार पार्टी में मंथन का दौर जारी था। पिछले विधानसभा चुनाव जब भाजपा की हार हुई थी, इससे पहले उपचुनावों में भाजपा की हार हुई थी, उससे पहले नगर निगम के जब चुनाव हुए थे, जब नए नगर निगम बने थे, धर्मशाला, मंडी, सोलन और नाहन की जब बात हुई थी, तो नगर निगम चुनावों में भी मंडी में केवल स्पष्ट जीत भाजपा को मिली थी। तो ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे थे भाजपा के नेतृत्व के ऊपर और कयास लगाए जा रहे थे कि सुरेश कश्यप से कभी भी इस्तीफा लिया जा सकता है। और अभी जो खबर हमारे पास आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने सुरेश कश्यप पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन उनको दिया है। हालांकि सुरेश कश्यप अभी फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अभी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी कुछ क्षण पहले ही वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर वापस लौटे हैं और उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है, जो खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं। लेकिन अटकलें इस चीज की पहले ही लगाई जा रही थी कि भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है संगठनात्मक दृष्टि को लेकर, और उसी का हमने कुछ दिन पहले खबर भी चलाई थी कि भाजपा के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर, उनका नाम जोरों से चला हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, क्योंकि भाजपा की जैसी एक रणनीति भी रहती है कि सांसद को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए ताकि लोकसभा चुनावों में या फिर प्रदेश के अन्य चुनावों में वो फ्री होकर काम कर सके, उनके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना हो। और राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में और इसके अलावा जो दूसरा नाम भाजपा में चला है वो बिलासपुर से विधायक हैं त्रिलोक जम्वाल, उनका नाम चला है, वो भी भाजपा के अब नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि किसका नाम आता है, किसके ऊपर सहमति बनती है, लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है और न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ये खबर है। फिलहाल अभी तक ये जानकारी कहीं नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर वो लौटे हैं और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नया अध्यक्ष जल्द ही भाजपा को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनावों की प्रोसेस के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है। नगर निगम चुनावों की प्रोसेस के बीच नामांकन हो चुके हैं, नाम वापसी का कल आखिरी दिन है और 2 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में कैसे भाजपा आगे बढ़ती है, हालांकि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में सुरेश कश्यप का ज़्यादा दखल नहीं था, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा है, बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि किसको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। हालांकि पहले ही इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि अप्रैल महीने के 10 तारीख तक 15 तारीख तक जो है तो रेजिग्नेशन हो जाएगा, लेकिन अब आज रेजिग्नेशन ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का हुआ है और न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ये खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या रिएक्शन इसके आते हैं भाजपा की तरफ से, कब इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है, क्या रिएक्शन आते हैं। और साथ ही ये सवाल उठता है कि जब एक प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा होता है तो दूसरा उस जगह पर कौन होगा, और या फिर उस जगह पर कौन से ऐसे कितने नाम हैं जो भाजपा के संभावित नामों की सूची में आ सकते हैं। इसके अलावा राजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो ये बताइएगा, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि लगातार शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है रणनीति बना रही हैं। इस बीच हम ये भी जानते हैं कि जयराम ठाकुर कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डगमगाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का जो अमल होता है राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ना रहना और क्योंकि अभी बगैर प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अगर इनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है तो कौन से ऐसे दूसरे नाम होंगे जो संभावित सूची में होंगे। राजेंद्र को आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिगुल जारी है।
तमाम सियासी पार्टियां, राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा बड़ी खबर के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। प्रदेश से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि निजी कारणों को बताते हुए इस्तीफे की बात सुरेश कश्यप ने कही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पहले से ही इन पर इस्तीफे का दबाव था। खराब परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले या फिर अगर किसी और वजह पर नजर डालें तो कई ऐसी चीजें हैं जिस को तमाम विशेषज्ञ देख रहे हैं कि इन वजह के चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव रहा होगा सुरेश कश्यप पर। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर यही है कि शिमला नगर निगम चुनाव के पहले ही हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने उनके द्वारा कार्यक्रम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अब ये कार्यक्रम 27 मई को खत्म होगा। संशोधन यानी अमेंडमेंट कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां 5 अप्रैल से 6 मई तक दर्ज की जा सकती हैं। 15 मई तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को प्रकाशित कर दी जाएगी। जानते हैं पिछले 5 साल से यही आंख बिचौली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेल रही है। ये पहली बार है इतिहास में कि एक तरफ से सरकार दावे करती है कि हालात ठीक है, हालात पहले से बहुत अच्छे हैं, और फिर 5 साल से चुनाव नहीं होते। 90 में जब हालात खराब हुए थे, गोलियों और बम्बों के बीच में भी हालात पूरे काबू नहीं थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने फैसला लिया कि हम आतंकवाद को जवाब देंगे यहाँ जमहूरियत को बहाल करके। लोगों ने, लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टी के मेन स्ट्रीम लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने उसमें लीड ले ली और हमने चुनाव करा के यहाँ पे लोकसभा के एमपी बन गए 6। उसके बाद असेंबली के चुनाव हो गए और एक शिकस्त मिली आतंकवाद को, पाकिस्तान को, दुनिया को। लोग तो जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, वो चलती रही, वो आज भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जमहूरी अधिकार जो है वो हमेशा दिए गए। वो एक लंबा स्पेल सबसे लॉन्गेस्ट था कि उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे। आज जब सरकार दावे करती है, हर रोज आंकड़े पेश करती है और ये क्लेम करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं होते? सर्दी आती है, लोग सोचते हैं गर्मी में हो गया, गर्मी आती है, लोग सोचते हैं बरसात के बाद हो गए। इसलिए लोगों के अपने अंदाजे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, हम ऑल पार्टी डेलीगेशन दे करके भी चुनाव आयोग के पास गए। जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टी जो जमहूरियत में विश्वास करती है, और उन्होंने माना कि सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, फिर चुनाव में देरी क्यों? और इसलिए फिर भी उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें चुनाव कंडक्ट में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चुनाव को आगे आगे करने का और डिले करने का ये तरीकाकार है, और इससे जो है लोगों को वंचित रखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। आपको लगता है कि अब जो इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन है, जो रिवाइज पब्लिकेशन है, वो अब 27 को, तो इससे पहले भी बहुत बार एक्सटेंड किया गया। आपको लगता है कि ये आंख मचोली? पिछली बार जब हुआ था तो एक स्पेशल ऑर्डर हुआ, लोगों को उम्मीद जगी कि हिमाचल और गुजरात के साथ ही जम्मू कश्मीर की रिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब है उनके साथ चुनाव होंगे। वो चुनाव हो गए, सरकारें भी बन गई, लेकिन यह है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुए। इसी तरह से कोई ना कोई तरीका करके टाल दिया जाता है। अब G20 मीटिंग का बहाना करके टाल दिया जाएगा, फिर अमरनाथ यात्रा आ जाएगी, हमें नहीं पता क्या क्या और मकसद आ जाएंगे, लेकिन शायद इनको घबराहट है कि जहाँ उनकी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए अब ना नौमन तेल होगी ना राधा राचेगी। शायद वो यही सोचते एक ना एक दिन तो चुनाव कराना पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे। अब 5 साल से तो इलेक्शन समरी रिवीजन की तारीखों में तौसी किए जाने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का आप ये बयान देख रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि दरअसल केंद्र सरकार और बीजेपी चुनाव ही जम्मू कश्मीर में कराना नहीं चाहती। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। नमस्कार।